कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें, देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे, सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे, सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा, ये सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति, भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेंद्र।
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणास्नो मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमारी क्लास में श्रेणी के जो दो टाइप हमने देखे थे, वो दो टाइप देखना है। वही जो प्रेयर ठीक है, आज मंडे है ना। हाँ ठीक। उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी। लास्ट क्लास में, थर्सडे वाली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? श्रेणी, ये वो दो टाइप के, मतलब श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं, श्रेणीवर्ती गुणस्थान कौन से हैं, तो वो हमने देखा था। श्रेणीवर्ती गुणस्थान होते हैं 8 टू 14। उसमें हमारे दो टाइप की होती है, 8, 9, 10, 11 और 8, 9, 10, 12, 13, 14। ठीक है, तो जो दो कैटेगरी होती है वो हमने बताई थी। एक तो उपशमक श्रेणी होती है और दूसरी श्रेणी का नाम होता है शपक श्रेणी। ठीक है, तो जो 8th गुणस्थान से श्रेणी स्टार्ट होती है, श्रेणीवर्ती गुणस्थान स्टार्ट होते हैं 8th गुणस्थान से। उस 8th गुणस्थान में क्या क्या कार्य होते हैं, क्या अपूर्व होते हैं, मतलब जो पहले नहीं किए कभी, ऐसे अपूर्व कार्य 8th गुणस्थान में होते हैं। वो हमने देखे थे, 5 टाइप के कार्य होते हैं। ये इस लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस करे थे। स्थिति घात, अनुभाव घात, स्थिति बंध, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण। ये जो 5 कार्य होते हैं, ये 5 करण, 5 कार्य अपूर्व होते हैं। इसलिए इस गुणस्थान का, 8th गुणस्थान का नाम था अपूर्व करण गुणस्थान। ठीक है, अपूर्व करण भी था। एक्चुअल में उसका नाम निवृत्ति पादर गुणस्थान है। उस गुणस्थान को अपूर्व करण गुणस्थान भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो श्रेणी स्टार्ट हुई है, तो वो श्रेणी में हमने देखा 8 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है? 8, 9, 10, 11। वो एक टाइप का प्रकार है, एक भेद है। फिर दूसरा भेद क्या है श्रेणी का? 8, 9, 10, 12, 13, 14। तो ऐसे जो दो है जिसमें श्रेणी आरोहण प्लस अवरोहण दोनों हो सकता है, दोनों होता है, वो श्रेणी होती है उपशमक श्रेणी। 8, 9, 10, 11, 11, 10, 11, 10, 9, 8 ऐसा आता है। वो होता है श्रेणी आरोहण और श्रेणी अवरोहण उपशमक श्रेणी में होता है। शपक श्रेणी में ओनली श्रेणी आरोहण होता है 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये दो टाइप की श्रेणी होती है, उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी। अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उपशमक श्रेणी क्या होती है, शपक श्रेणी क्या होती है, ये हम देखेंगे। ये दो टाइप की श्रेणी है। दो टाइप की श्रेणी हुई मतलब क्या? जीव जब भी 8th गुणस्थान पर आता है, 8th से 9th में जाता है क्रम पूर्वक, 9th से 10th में जाता है, 10th से 11th में जाता है, या फिर 10th से डायरेक्ट 12th में जाता है। अच्छा, इसमें लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी मैंने शायद, वो ऐसा था कि 8th से 9th में गया, 9th से 10th में गया, 10th से 11th में गया। अब जब वो नीचे उतरेगा तो 11th से 10th में आएगा, 10th से 9th में आएगा, 9th से 8th में आएगा। ऐसे क्रम पूर्वक ही नीचे उतरना और चढ़ना होता है। ठीक है, फिर जो श्रेणी है, ये जो उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी, ये दोनों श्रेणियां जीव कितनी बार, मतलब ये श्रेणी है, ये श्रेणी चढ़ता है। जीव 8th गुणस्थान से ऊपर जब जाता है, उसके आत्मा की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि होती है, अध्यवसाय में विशुद्धि आती है, तब जीव क्या करता है? ऊपर ऊपर के गुणस्थान, या तो उपशमक श्रेणी चढ़ेगा या फिर शपक श्रेणी में चढ़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका प्रैक्टिकल सोचना, कि कोई जीव अगर कुछ कार्य कर रहा है कुछ प्रकृतियों के साथ, मोहिनी कर्म की, ये दोनों प्रकृति जो है मोहिनी कर्म की मतलब दोनों श्रेणी जो है मोहिनी कर्म की प्रकृति पे ही कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहती है। तो मोहिनी कर्म की प्रकृतियों के साथ क्या किया जा रहा है, वो उस समय पर वैसी सिचुएशन में अगर जीव है, वो कार्य वो कर रहा है, तो वो उपशमक श्रेणी में होगा या फिर वो शपक श्रेणी में होगा। तो ये ऐसे पहले से ऐसा नहीं होगा कि, मतलब पहले से मतलब कि ये ऐसा नहीं होता कि जीव उपशमक श्रेणी चढ़ेगा तो ये चीजें होंगी। मतलब जीव अगर ये कर रहा है प्रकृतियों के साथ, जैसे हम उपशमक में बात करते हैं,
कि जो 21 प्रकृति होती हैं उनका उपशमन करता है, और शपक श्रेणी में उसका क्षय करता हुआ चढ़ता है। तो जीव उपशमक श्रेणी में चढ़ रहा है इसलिए वो उपशम करेगा, ऐसा नहीं। मतलब पहले ऐसा नहीं होता कि उसको डिसाइड कर दिया कि आप उपशम श्रेणी चढ़ो। जीव ने या फिर आत्मा ने अपनी 21 प्रकृतियों को, मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों को अगर उनका उपशमन किया हुआ है, उपशम किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जीव क्या कर रहा है। जब 8 से 9 में आ रहा है, 9 से 10 में आ रहा है, तो ये जीव क्या कर रहा है, कौन सी श्रेणी, उपशमक श्रेणी चढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा समझना है इसको। अब देखो, ये जो उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी है ना, ये दो टाइप की श्रेणी जीव चढ़ता है। मतलब वो उसके भावों में वैसे वैसे उसके भावों में मतलब उसके भाव उस प्रकार की विशुद्धि वाले होते हैं। तो उस समय पर जीव ये दोनों कैटेगरी की दोनों श्रेणी चढ़ता है। तो किस समय क्या, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये भाव उसके आते हैं, ऐसी ऐसी विशुद्धि उसके आत्मा में आती है। तो बताया है कि एक भाव की अपेक्षा अगर हम बात करें, एक भाव में मैक्सिमम कितनी कितनी श्रेणी, मतलब कौन कौन सी श्रेणी चढ़ सकता है एक ही भाव में। जैसे मान लो इसी भाव में जीव को श्रेणी चढ़ना है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट वर्तमान में पांचवें आर्य में उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी दोनों नहीं है, बिकॉज ओनली 7th गुण स्थान तक ही कोई भी जीव पहुंच सकता है। उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी कब से स्टार्ट होती है, 8th गुण स्थान, 8th एंड अबव गुण स्थान में अभी इस आर्य में कोई भी जीव जाता नहीं। तो हम इस भाव की कि हमारे इस भाव में हमको इन दोनों में से कोई चढ़ना है। पर फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी जीव की बात करते हैं, अगर जो श्रेणी, जहाँ पे श्रेणी उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी का विच्छेद नहीं हुआ है, जहाँ पर जीव चढ़ रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा बोल सकते हैं कि जीव एक भाव में, उस भाव में उसको अगर कोई सी श्रेणी चढ़ना है, उसके आत्मा की विशुद्धि ऐसी होती गई, तो वो या तो उपशमक श्रेणी चढ़ेगा या शपक श्रेणी। एक भाव में ओनली वन ही, वो ओनली वन टाइप ऑफ, ओनली वन मतलब ओनली वन टाइप ऑफ श्रेणी। एक भाव में उपशमक या शपक दोनों में से एक श्रेणी ही आरोहण कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी एक ही भाव में दोनों श्रेणी पे चढ़ जाए। एक भाव में अगर उसने उपशमक श्रेणी चढ़ ली तो फिर वो शपक श्रेणी पे आरोहण नहीं करता। ठीक है दीदी, दीदी मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने मोहिनी कर्म को दबा के चल रहा है अगर एक भाव में, तो उस भाव में वो उसका क्षय नहीं कर सकता है। क्षय नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर क्षय करता हुआ जा रहा है तो फिर उपशम की तो बात ही नहीं आती है, क्षय ही हाँ कर दिया। हाँ दीदी, ठीक है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट भी यही कहता है कि एक भाव में, ये तो हमने देख लिया कि ओनली वन टाइप ऑफ श्रेणी है ना, श्रेणी का ओनली वन टाइप एक भाव में चढ़ता है। ठीक है, अगर उपशमक श्रेणी चढ़ दिया तो वो शपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि एक ही भाव में मैक्सिमम, अच्छा बताओ, शपक श्रेणी मैक्सिमम कितनी बार चढ़ सकता है, एक बार। शपक श्रेणी एक भाव में एक बार, और पूरे संसार काल में दीदी वो एक ही बार करेगा ना, फिर तो मोक्ष चला जाएगा। एक ही बार कर सकता है, क्योंकि उसके शपक श्रेणी का डायरेक्ट क्या है, 8, 9, 10, 12, 13, 14 एंड मोक्ष। तो शपक श्रेणी के लिए तो ऑप्शन एक ही है हमारे पास कि ओनली वन टाइम ही एक भाव में या पूरे संसार काल में शपक श्रेणी का आरोहण जीव एक ही बार करता है। पर उपशमक श्रेणी का कितनी बार कर सकता है, दो तो बार। बताया दो भाव में मैक्सिमम दो बार कर बार, सकते हैं। एक भाव में मैक्सिमम 2 बार कर सकता है, 2 टाइम्स। ठीक है, फिर बताया है पूरे संसार काल में कितना कर सकता है, 2 बार उपशमक और 1 बार शपक। ये मैक्सिमम 2 टाइम्स किसकी बात करी गई है, उपशमक की। उपशमक। ठीक है, पूरे संसार काल में अगर उपशमक श्रेणी करना है तो वो भी कितने टाइम्स कर सकता है, एक भाव में मैक्सिमम 2 बार कर सकता है। पूरे संसार काल में शपक श्रेणी तो 1 बार ही करता है, और उपशम श्रेणी कितनी बार कर सकता है, 4 बार। 5 बार। 5 बार। 5 बार। 4 बार दीदी। 4 बार कर 5 में समय वो 4 बार 4 बार। अच्छा अभी एक बार हम लोग पूरे संसार काल में कितनी बार उपशमक श्रेणी, कितनी बार, अच्छा टाइम्स की बात अभी कर रहे हैं ना, तो चलो टाइम्स की बात कर लेते हैं। देखो इसमें कहा है कि संपूर्ण संसार काल में मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम का केस बाद में लेते हैं हम, हाँ फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे उसको। पूरे संसार काल में यहाँ पे तो हो गया टाइप,
ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ श्रेणी एक भाव में। एक भाव में मैक्सिमम 2 टाइम्स उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी तो एक ही बार होती है, ये हो गया टाइम्स। अब हम आते हैं भव, मतलब पूरे संसार काल में अगर श्रेणी आरोहण करना है तो कितने भाव में, तो बताया है कि मैक्सिमम 3 भाव में ही क्या होता है, श्रेणी आरोहण। ठीक है, श्रेणी आरोहण मैक्सिमम 3 भावों में ही कर सकता है जीव। अब उसमें से जो मैक्सिमम का तो एक ही रहता है, तो बचे हुए उपशम श्रेणी का 2 बार। 2 बार मतलब 2 भाव में, 2 भावों में अगर जीव ने उपशम श्रेणी कर ली, तीसरे भाव में वो शपक श्रेणी ही करेगा। मतलब तीसरे भाव में मतलब क्या है, लास्ट भाव की बात करी गई है। और उसके पहले जरूरी नहीं है कि ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट ही हो, उसने बीच में उपशमक श्रेणी करके उसके बाद वो वापस संसार में भटक सकता है, फिर लास्ट भाव में शपक श्रेणी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। ये हो गई 2 भाव में आरोहण करने की अपेक्षा, 2 भावों में ये, ठीक है, 2 भाव में उपशमक श्रेणी है ये, ठीक है, और 1 भाव में शपक श्रेणी। अब हम 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट है कि पूरे संसार काल में जीव को, अगर अभी हमने क्या देखा, पूरे संसार काल में 3 भाव है, ये पहला भाव मान लेते हैं, ये दूसरा भाव मान लेते हैं और ये तीसरा भाव मान लेते हैं। तो जो शपक श्रेणी है वो शपक श्रेणी किस भाव में होगी, 1 2 3 भाव, मैक्सिमम 3 भाव में ही जीव मैक्सिमम 3 भाव में ही श्रेणी आरोहण कर सकता है। ये पहला भाव है उसका, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है। इस भाव में क्या होगा, शपक श्रेणी कंपलसरी शपक श्रेणी ही होगी, है ना। अब जब शपक श्रेणी उसने कर लिया अगर आरोहण, तो इस शपक श्रेणी के टाइम पे क्या उपशम श्रेणी का भी आरोहण कर सकता है, नहीं, इस भाव में नहीं कर पाएगा। तो उपशम श्रेणी के लिए ये क्या है, खुले 2 भाव, ठीक है। और एक भाव में कितनी बार कर सकता है, मैक्सिमम 2 बार। 2 बार वो उपशम कर सकता है। इस भाव में भी वो मैक्सिमम 2 बार उपशम कर सकता है। तो उपशम श्रेणी के लिए कितने खुले हैं उसके पास, 4। तो बताया है कि 1 2 3 4 मैक्सिमम पूरे संसार काल में, पूरे संसार जो जीव का संपूर्ण संसार काल होता है उसमें मैक्सिमम 4 बार उपशमक श्रेणी और 5th टाइम की शपक श्रेणी होती है। क्यों, क्योंकि 3 भाव में ही जीव कर सकता है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 भाव में ही जीव क्या कर सकता है, श्रेणी आरोहण कर सकता है, अभी हमने 3rd पॉइंट में देखा। और 1st पॉइंट में क्या देखा था, अगर लास्ट भाव में शपक श्रेणी है तो लास्ट भाव में फिर उपशम श्रेणी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 1 टाइप ऑफ श्रेणी होती है एक भाव में। अब फिर 2nd पॉइंट में क्या देखा था कि उपशम श्रेणी एक भाव में ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार हो सकती है। इस भाव में मिनिमम की बात नहीं करिए, मैक्सिमम इस भाव में 2 हो सकती है, इसमें भी मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो मैक्सिमम उपशमक श्रेणी का आरोहण कितनी बार हो सकता है, तो बताया है कि 5 बार श्रेणी आरोहण करने वाला जीव जो मैक्सिमम वाली कंडीशन में कर रहा है, तो वो 4 बार तो उपशमक श्रेणी करता है और 5वीं बार वो क्या करेगा, शपक श्रेणी आरोहण करेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस, उपशमक श्रेणी क्या होता है और शपक श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम एक बार शायद पूरा पेज लेके रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले सकते हैं। गारंटी करेगा। अब हम श्रेणी के 2 टाइप्स देखते हैं, एक होता है उपशमक श्रेणी और दूसरा है शपक श्रेणी, ठीक है। उपशमक श्रेणी, 1st पॉइंट, सबसे पहले बात आती है मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों की, ठीक है। इसका चार्ट ऐसे बना लेते हैं ना, मेरे को वही देना थोड़ा दे पानी दे दिया क्या दे दिया पानी। मोहनी कर्म की 21 प्रकृति, ठीक है। मोहनी कर्म की 21 प्रकृति कौन कौन सी हैं,
तो वो बताया है कि जो मोहनी कर्म की 21 प्रकृति का डिस्कशन हम श्रेणी में करते हैं, वो प्रकृतियां होती हैं, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं एक बार। अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और 9 नौकशाय। ठीक है, ये हो गई 4 4+4+4+9, ये हो गई 21 प्रकृति मोहनी कर्म की। इन 21 प्रकृतियों का जब जीव उपशमक श्रेणी का आरोहण करता है उस समय पर इस श्रेणी में, मतलब अगर जीव 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हुए आरोहण कर रहा है। उपशमन वर्ड का मतलब क्या होता है? उपशमन करना मतलब जो भी ये 21 प्रकृति है या फिर कोई भी कर्म प्रकृति, उसको अंतर मुहूर्त काल के लिए क्या कर देना? उदय उसका रोक देना। उदय रोक देना मतलब उदय के लिए अयोग्य कर देना। उदय में उदय आदि वर्ड यूज करना, बिकॉज उदय तो ठीक है, प्रकृतियों के साथ कोई भी छेड़छाड़ और नहीं की जाती, ठीक है, इसलिए उदय आदि वर्ड, क्योंकि जो दूसरे भी और भी जो करण होते हैं इसमें कुछ भी नहीं करते। जब उनका उपशमन कर दिया जाता है तो वो जो 21 प्रकृति है वो उदय से अयोग्य हो जाती है। उदय के अयोग्य होना मतलब उनका उदय नहीं आता। इस उदय नहीं आने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? उपशमन। तो ऐसी 21 प्रकृतियों का उपशमन करता है जीव। जब ऐसी 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हुए जैसे जैसे वो श्रेणी पर ऊपर चढ़ता है या श्रेणी आरोहण करता है, उसको उस श्रेणी को बोलते हैं, उस समय जीव कौन सी श्रेणी में कहलाएगा? उस समय वो उपशमक श्रेणी में कहलाता है। ठीक है, अब शपथ श्रेणी में क्या होता है? तो इसी 21 प्रकृतियों के बारे में बताया है कि ये जो चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृति है, इनका क्षय करते हुए जीव क्या करता है? श्रेणी का आरोहण करता है। ठीक है, अब ये जो श्रेणी का आरोहण है, ये जो क्षय वर्ड है, ये क्षय का मतलब क्या हो गया? टोटल आत्मा से क्या होना? अलग होना। यहाँ पे अंतर मुहूर्त के लिए उदय आदि के अयोग्य करता है, यहाँ पे टोटली आत्मा से अलग कर देना। ठीक है, आत्मा से अलग होना क्षय, कर्म प्रदेशों का आत्मा से अलग होना क्षय कहलाता है। और कर्म प्रदेशों, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात की गई है? प्रकृतियों का 21 प्रकृति क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। मतलब जब हम हमारी आत्मा से कर्मों का कर्म प्रदेशों को जब अलग करते हैं ना, वो उस कर्म प्रदेश का मतलब उसका जो कर्म, जैसे कर्म प्रदेश जितने भी हमने जब प्रदेश बंध करते हैं तो हमारे प्रदेश आके आत्मा से अलग होते हैं, मतलब आत्मा से आके बंधते हैं, जुड़ते हैं। और जब धीरे धीरे वो आत्मा से बाहर निकलते जाते हैं ना, उसको आत्मा से अलग होना कहते हैं। आत्मा से अलग होना मतलब उनका क्षय हो रहा है। और अगर टोटली सारे प्रदेश, किसी एक पर्टिकुलर प्रकृति, कोई भी प्रकृति उठा ले, एक प्रकृति के सारे प्रदेश अगर बाहर निकल जाते हैं आत्मा से, उसको कहते हैं उस प्रकृति का ही क्षय हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे प्रदेशों का क्षय नहीं होता, यहाँ पे प्रकृति का ही क्षय होता है। उस प्रकृति का कोई भी प्रदेश अब आत्मा में नहीं बचता है। आत्मा से टोटली वो प्रकृति क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्षय होता है ना, अभी भी हमारे, मतलब जैसे अगर हम बात करें अभी हमारे कर्मों का क्षय हो रहा होगा क्या? हमारे कर्मों का तो क्षय हो रहा होगा, हमारे आत्मा से बाहर निकल रहे होंगे, पर कर्म के प्रदेश निकल रहे हैं। वो टोटल कर्म प्रकृति हमारी आत्मा से बाहर नहीं निकल गई फॉरएवर के लिए। ठीक है, फिर कभी वापस नहीं आए, ऐसी बात की गई है। तो उस वापस नहीं आना कभी, मतलब सभी जो प्रदेश है वो आत्मा से क्या हो जाए? अलग हो जाए, उसको कहते हैं उस प्रकृति का क्षय होना। और ये प्रकृति का ही क्षय होता है इसमें, शपक श्रेणी में। ठीक है, तो शपक श्रेणी में किसका 21 प्रकृतियों का मोहनी, चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्या होता है? क्षय करता हुआ जीव श्रेणी का आरोहण करता है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट करना यहाँ पे कि जो 21 प्रकृति की तो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, लेकिन असल में क्या होता है? शपक श्रेणी में जब जीव 8 एंड अबव की जो सारे वो वाले गुण स्थानों में ये जो 21 प्रकृति है, इसके साथ साथ और भी दूसरी प्रकृतियों का भी क्या करता है? क्षय करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है, मतलब ओनली 21 से छेड़छाड़ नहीं होती, उनके अलावा भी और भी प्रकृतियां हैं जो गुण स्थान में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं शपक श्रेणी वाले, उसमें उनका क्षय होता जाता है।
सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है, चारित्र मुनि कर्म का उपशमन करने वाली 8 से 10 गुणस्थान वर्ती जीव उपशमक कहलाते हैं। यहाँ पे गुणस्थान कौन कौन से हैं? सेकंड में गुणस्थान का पॉइंट है, तो सेकंड में गुणस्थान का पॉइंट है 8 से 10 वाला। ठीक है, तो ये जो 8th से 10th गुणस्थान वर्ती जीव वो क्या कहलाते हैं? उपशमक, उपशमक जीव कहलाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे 8 से 10th गुणस्थान वाले जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं? शपक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बताया है कि जो 8th गुणस्थान है ना, एक कृति का उपशमन नहीं होता। ठीक है, उपशमक श्रेणी तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 8th गुणस्थान में कोई भी जो प्रकृति 21 प्रकृति का उपशमन करता है उपशमक श्रेणी में, श्रेणी तो स्टार्ट हो जाती है 8th गुणस्थान से, लेकिन 8th गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की किसी भी प्रकृति का क्या नहीं होता? उपशमन नहीं होता। लेकिन फिर भी 8th गुणस्थान को भी श्रेणी में लिया गया है, या फिर 8th गुणस्थान वर्ती जीव को भी क्या कहा है? उपशमक जीव कहा है। तो ये क्यों? क्योंकि ये क्यों कहा है, इसमें डाउट आता है कि 8 गुणस्थान वाले जीव को भी उपशमक क्यों कहा। जिस प्रकार ऐसा उदाहरण बताया जाता है कि जिस प्रकार एक राजकुमार है, राजकुमार या मतलब फ्यूचर में जाके कंपलसरी वही राजकुमार जो होगा वो राजा बनेगा, उसको युवराज बोला जाता है। मतलब एक तरह से उसको भी राजा के ही कैटेगरी दी जाती है, राजा ही कहा जाता है। तो आगे चल के कंपलसरी है कि 8 गुणस्थान वाला 9th में आएगा, 10th में आएगा। ये मतलब श्रेणी पे अगर एक बार 8 गुणस्थान में आया तो वो श्रेणी पे चढ़ेगा ही, 8th 9th 10th जाएगा ही। तो अब वो उपशमन करने वाला है आगे जाके इन फ्यूचर, कर्मों का उपशमन करने वाला है या फिर क्षय करने वाला है, उस अकॉर्डिंग 8th गुणस्थान में ही वो ये डिसाइड कर देता है कि वो उपशमक जीव है या फिर शपक जीव है। ठीक है, 8th गुणस्थान में उपशमन और क्षय नहीं होता, लेकिन फिर भी 8th गुणस्थान वर्ती जीव को उपशमक कहते हैं या फिर शपक कहते हैं, जो फ्यूचर में उपशम और क्षय करने वाला होगा उस अकॉर्डिंग। फिर थर्ड बताया है कि उपशमक श्रेणी 8 से 10th गुणस्थान में होती है, क्योंकि 10वें गुणस्थान, अच्छा ये गुणस्थान वाला पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ उसका जीव का नाम कि वो जीव क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जीव उपशमक कहलाता है, और यहाँ पे 8 से 10th में है तो शपक कहलाता है। अब जो गुणस्थान है वो गुणस्थान बोले हैं कि जो उपशम श्रेणी के गुणस्थान है वो कौन से हैं, तो वो बताए हैं उपशम श्रेणी के गुणस्थान 8 से 10th तक है। क्यों है? क्योंकि जो 10th गुणस्थान है ना, 10th गुणस्थान के अंतिम समय में, 10th गुणस्थान के अंतिम समय में क्या होता है? उपशमन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है, उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, स्टॉप बोले या पूर्ण हो जाती है। मतलब 10th गुणस्थान के अंतिम समय में उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, इसलिए 10th तक ही 11th गुणस्थान को हमने ये वाला उपशमक श्रेणी में इंक्लूड नहीं करा है। ठीक है, फिर इसी प्रकार यहाँ पे बताया है कि 8 से 10th गुणस्थान को शपक श्रेणी वाला गुणस्थान कहा है। उपशमक श्रेणी वाला भी 10th तक ही होता है, शपक श्रेणी वाला भी 10th तक ही होता है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रीजन है कि 10th के अंतिम समय में क्या होता है? क्षय की प्रक्रिया पूर्ण होती है अंतिम समय में। ठीक है, 10th के अंतिम समय में क्षय की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। क्षय की प्रक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या है? एक मिनट सॉरी, हाँ, क्षय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं बोलेंगे यहाँ पर। 10th गुणस्थान के अंतिम समय तक जीव के जो चारित्र मोहिनी कर्म है उसकी सत्ता रहती है। सत्ता रहती है का क्या मतलब हुआ कि 10th के अंतिम समय तक, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां हैं उनकी सत्ता रहती है। मतलब उस समय तक आत्मा में वो कर्म प्रेजेंट रहते हैं, और उसके बाद वो उस समय पर सारे कर्म प्रदेश, सारे कर्म प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति आत्मा से
बाहर हो जाती है, आत्मा से निकल जाती है। और जब टोटली उनका क्षय हो जाता है 10th गुण स्थान के अंतिम समय में, उसके जस्ट बाद में वो 12th गुण स्थान में चले जाती है विथआउट एनी कर्म प्रकृति ऑफ चारित्र मोहिनी कर्म। और जब तक चारित्र मोहिनी की प्रकृति रहती है उसकी सत्ता में, क्योंकि यहाँ पर तो क्या बात हो रही है, यहाँ पर सत्ता में प्रेजेंट है तो भी उपशमन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मतलब अंदर उनको उदय से अयोग्य किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है, लेकिन प्रोसेस चलती रहती है। पर अंतिम 10th गुण स्थान के अंतिम समय तक क्षय वाली प्रोसेस चलना ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक से टोटली रहित कर देना। सत्ता का मतलब होता है उसकी प्रेजेंस, आत्मा में उसकी प्रेजेंस है या नहीं है। मतलब उसके प्रदेश थोड़े से भी आत्मा में प्रेजेंट है तो मतलब वो आत्मा में सत्ता में है। ठीक है, उस कर्म प्रकृति का थोड़े से भी प्रदेश अगर आत्मा से लगे हुए हैं, भले ही वो उदय में है नहीं है वो बात नहीं करते, कुछ भी प्रोसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो, पर आत्मा के अंदर अगर वो कर्म प्रकृति पड़ी हुई है उसको कहते हैं कि ये जो है वो सत्ता में है। और ऐसे सत्ता में से जैसे ही वो प्रकृति आत्मा से अलग होती है, टोटली इस तरह से अलग होती है कि वो फिर कभी वापस आएगी नहीं, फॉरएवर के लिए अलग हो जाती है। तो उस प्रोसेस को उस प्रोसेस नहीं होती वो बड़ी सी, वो सिर्फ एक झटके में एक समय में होता है कि 10th के अंतिम समय तक तो सत्ता रहती है, मतलब उन प्रकृति का प्रेजेंस रहता है आत्मा में। और अंतिम समय पूर्ण होते ही 10th गुण स्थान का जैसे ही लास्ट समय खत्म हुआ और वो डायरेक्ट 12th गुण स्थान में आता है, उसी समय पर क्या होता है, जीव के सारे जो भी प्रकृति के प्रदेश बचे होते थे वो आत्मा से अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। वो होता है सत्ता से रहित होना। तो वो सत्ता से रहित 12th गुण स्थान में जाने के बाद होता है। 10th तक वो सत्ता उसकी रहती है। ठीक है, दीदी फिर एक फोर्थ। डाउट है, हाँ चारित्र मोहिनी के काफी तो क्षय हो चुके रहते हैं, कुछ ही बचते हैं ना 10th गुण स्थान में, हाँ, तो सभी की सत्ता कहाँ रहती है? मतलब कुछ एक की ही रहती है, वो भी अंतिम समय तक रहती है, उसके बाद तो वो क्षय हो जाती है ना। हाँ तो यहाँ पर हम अंतिम समय तक जो चारित्र मोहिनी की सत्ता है वही तो बोल रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि 21 प्रकृति में एक एक प्रकृति को हम काउंट करेंगे। हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि ओवरऑल चारित्र मोहिनी कर्म रहता है क्या। सत्ता का मतलब यही है कि उसकी प्रेजेंस है कि नहीं है। अगर एक अंश मात्र भी रहता है मतलब उसकी प्रेजेंस है। तो ठीक। ऐसा मतलब चारित्र मोहिनी की अगर बात करते हैं तो भले ही उसकी चारित्र मोहिनी की कितनी प्रकृति होती है टोटल, 28 - 3, टोटल 25 प्रकृति होती है। 25 प्रकृति में से कोई एक प्रकृति भी अगर आत्मा में रह जाती, तो वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई एक ही रह जाए, एक के बाद एक के बाद एक निकलते जाती है, पर एक प्रकृति भी आत्मा में रह जाए तो भी हम बोलेंगे कि चारित्र मोहिनी कर्म है क्या, तो हम बोलते हैं हाँ चारित्र मोहिनी की सत्ता है अभी। पर जब को बिल्कुल भी अंश मात्र भी एक प्रदेश भी उस कर्म का ना बचे, तब हम बोलेंगे कि चारित्र मोहिनी का एग्जिस्टेंस हमारी आत्मा में अब नहीं बचा, अब वो नहीं प्रेजेंट है हमारी आत्मा में, मतलब उसकी सत्ता खत्म हो गई है, हमारी आत्मा उसकी सत्ता से टोटली रहित हो गई है। उस अवस्था को बोलते हैं क्षय। ठीक है, हाँ, मिश्री जी, ये छपक में 8 से 7 क्यों लिखा? 8 से 10 लिखा है। अच्छा 10 है, नहीं यहाँ ऊपर वाला में जो ऊपर श्रेणी स्टार्ट करी ना वहाँ। अरे 8 से 7 नहीं है, वो ऐसे करके ना ऊपर जा रहा है, वो एरो है, सॉरी। हाँ वो मैं कब से कंफ्यूज हो रही है। नहीं नहीं ठीक नहीं, है ठीक 8 एंड है, अबव ओके है मतलब। ओके हाँ ओके, वो, थैंक यू। सॉरी, 8 एंड अबव है वो। ठीक है, 8 ठीक है, से वही मैं ऊपर जाता कंफ्यूज हो रही थी। है। हाँ ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म के उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, जैसे हमने देखा कि गुणस्थान कौन से हैं उपशमक श्रेणी के, तो है 8 से 10th, 8 9 10, और 10 के अंतिम समय में उपशमन की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। तो जैसे ही उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण हुई तो जीव आप कौन से गुण स्थान में जाएगा, तो जीव जाता है 11th गुण स्थान में। और 11th गुण स्थान में, ये जो 11th गुण स्थान है, इस गुण स्थान को हम आगे पढ़ेंगे, इसका नाम है उपशांत मोहनी गुण स्थान। उपशांत मोह गुण स्थान मतलब कि यहाँ पे जो मोहनी कर्म है, अभी तक 10th गुण स्थान तक उपशांत हुआ नहीं था, टोटली उपशमन की प्रोसेस चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी।
उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है 10th के अंतिम समय में। 10th तक उपशमन की प्रक्रिया चल रही थी, मतलब जो मोहिनी कर्म है या जो चारित्र मोहिनी है या चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां हैं, उनकी जो उपशमन की प्रोसेस जब तक चल रही थी तब तक वो उपशमन हो रहा होता बोलते हैं, लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से उपशमन नहीं हुआ तब तक उसको उपशांत अवस्था नहीं बोलेंगे। उपशांत अवस्था कब होती है? मोहिनी कर्म की उपशांत अवस्था। ठीक है, मोहिनी कर्म की उपशांत अवस्था 11वें गुण स्थान में होती है, इसलिए 11वें गुण स्थान का क्या नाम है? उपशांत मोह गुण स्थान। ठीक है, उपशांत हो गई है मतलब मोहिनी कर्म उपशांत हो गए, मतलब टोटली ये जो उदय आदि से अयोग्य हम जो कर रहे थे वो अब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, मतलब अब हमारा टोटल उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी तक उपशमन की प्रोसेस चल रही थी और जैसे ही उपशमन की प्रोसेस कंप्लीट हुई टोटली नीचे दब चुके हैं, ऊपर एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, एकदम ट्रांसपेरेंट पानी आ गया है, तो वो है 11वें गुण स्थान की अवस्था, उसको बोलते हैं उपशांत अवस्था। उपशमन वर्ड अलग है, उपशांत वर्ड अलग है। उपशमन मतलब प्रोसेस चल रही है, उपशांत मतलब अब टोटली वो दब चुका है। ठीक है, अब अब जो 8 से 10th गुण स्थान तक जो सत्ता रहती थी, सत्ता में क्षय की प्रोसेस नहीं बोली है, क्योंकि क्षय होना मतलब आत्मा से झटके में एक भी प्रदेश उसका है तो उसको सत्ता में बोलेंगे, और जैसे ही टोटली आत्मा से बाहर निकल गई वो प्रकृति, उसको हम बोलते हैं सत्ता से रहित हो गया, मतलब अब सत्ता नहीं बची। तो एक ही क्षण की बात होती है, वो बड़ी प्रोसेस नहीं होती, जैसे ही आत्मा से निकला वैसे ही सत्ता से रहित हो गया, मतलब क्षय हो गया। तो ये जो प्रोसेस अंतिम समय तक जो सत्ता रहती है 10th गुण स्थान तक, उसके बाद जैसे ही वो 12th गुण स्थान में आता है, तो 12th गुण स्थान में आते ही जीव का जो मोहिनी कर्म है वो क्या हो जाता है? टोटली क्षय हो जाता है, या फिर क्षीण वर्ड बोलते हैं उसको। टोटल क्षय हो जाता है, मतलब सत्ता से रहित हो जाता है 12th गुण स्थान में। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म की सत्ता से जीव क्या हो जाता है? रहित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस गुण स्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह गुण स्थान। ठीक है, कौन सा गुण स्थान है ये? 12th वाला गुण स्थान। 10th के लास्ट समय के जस्ट बाद ये हुआ है 12th में। ठीक है, फिर आता है 5th पॉइंट हमारा, 11वें गुण स्थान का काल पूर्ण होने। अब इसके फ्यूचर की अवस्था बताइए कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा श्रेणी का फ्यूचर, श्रेणी की प्रोसेस का, जो श्रेणी की बात हो रही थी हमारी, ये श्रेणी का फ्यूचर की श्रेणी के जस्ट बाद क्या होता है? तो जैसे यहाँ की श्रेणी कंप्लीट होती है तो 11वें गुण स्थान में जाता है, यहाँ की श्रेणी जब कंप्लीट होती है तो 12th में चला जाता है, और वो सत्ता से रहित अवस्था है और ये उपशांत करी हुई अवस्था है। अब इस पूरे 11th तक तो पहुंच गया चढ़ते चढ़ते, अब उसका फ्यूचर क्या होना है? 11th गुण स्थान वाला क्या 12th में जाएगा? नहीं जाएगा। 11th वाले के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये होता है कि वो काल कर जाता है 11th गुण स्थान में ही। अगर 11th गुण स्थान में ही या फिर कोई भी गुण स्थान में, श्रेणी के कोई भी गुण स्थान में जीव काल करता है, ये हमने डिस्कस किया था, काल कर गया अगर जीव तो वो डायरेक्टली 4th गुण स्थान में चला जाता है। पर अभी हम बात सिर्फ उसी जीव की कर रहे हैं जो इन बीच के गुण स्थान में अभी काल नहीं करा, मतलब 11th गुण स्थान में अभी उसने काल नहीं करा, उसका 11th गुण स्थान का जितना अंतर्मुहूर्त काल होता है उस पूरे काल में वो रहा, पूरा काल उसने भोग लिया उपशांत अवस्था का। अंतर्मुहूर्त तक उसके मोहिनी कर्म क्या हो गए? उपशांत हो गए अंतर्मुहूर्त के लिए। अब उसका क्या करना है? अब तो उसका काल पूर्ण हो गया, अब कंपलसरी अंतर्मुहूर्त बाद उसके भावों में क्या होगी? मलिनता आएगी ही आएगी। तो जब उसके भावों में 11th गुण स्थान की अपेक्षा थोड़े से भावों में मलिनता आई, मलिनता बढ़ी, तो क्या होता है? जब 11th गुण स्थान का काल पूर्ण हुआ, अंतर्मुहूर्त का जो काल रहता है, जीव जितना मैक्सिमम 11th में रह सकता है, उसके जस्ट बाद में 11th से क्या होता है? जीव 10th गुण स्थान में आ जाता है, और 10th गुण स्थान से जीव किस में जाता है? 9th में जाता है। ठीक है, फिर 9th से जीव कहाँ जाता है? 8th में जाता है। इस प्रकार क्रमशः क्या होता है? नीचे अवरण हो जाएगा, नीचे अवरण। उतरता है। नीचे उतरने के लिए क्या वर्ड बताया हमने? अवरोहण। ठीक है, कंपलसरी वो नीचे उतरता हुआ कहाँ तक आता है? छठे गुण स्थान तक। 7th और 7th के बाद क्या होता है? 6th में आते हैं। ठीक है, ये होता है 11th गुण स्थान का फ्यूचर क्या है? अवरोहण। अवरोहण किस प्रकार का? श्रेणी पूर्वक, मतलब क्रम पूर्वक। 11 से 10, 10 से 9, 8, 7, 6।
कंपलसरी वो 6 तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बीच में वो अप एंड डाउन नहीं होता। ठीक है, 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, 8 से 7 में, 7 से 6 में, 6 तक कंपलसरी वो क्या होता है, नीचे गिरता है। अब फिर ये बात आई हमारी, ये हुई हमारी उपशम श्रेणी की, उसमें अवरोहण हुआ। अब शपक श्रेणी वाले का फ्यूचर क्या है, जो जीव एक बार 12th गुण स्थान में आ गया, अब वो क्या है, उसका अवरोहण होगा, उसका अवरोहण नहीं होता। नहीं होगा। 12th से जीव उसका ओनली एंड ओनली आरोहण ही होता रहता है। यहाँ पर भी आरोहण ही हो रहा था, 8 से 9th में गया, 9 से 10 में गया, 10 के अंतिम समय तक उसकी सत्ता रही, और 10 का अंतिम समय आया, अंतिम समय के जस्ट अगले वाले समय में क्या हुआ, उसका सत्ता टोटली बाहर हो गई। तो सत्ता से बाहर हुआ मतलब वो 12th गुण स्थान में चला गया, क्षीण मोह गुण स्थान में। अब फिर ये अभी तक आरोहण तो हो ही रहा था, अभी भी 12th गुण स्थान के बाद भी, अब यहाँ पे 11th के बाद तो अवरोहण हो गया, 12th के बाद अवरोहण नहीं होता, मतलब ऊपर गुण स्थान में जाता ही जाता है। 12 से 13 में, 13 से 14 में, और 14 से फिर क्या होता है, उसका मोक्ष। ठीक है, तो ये जो हुआ 14 से, अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में हमको एक बात देखनी होती है, यहाँ पे क्या हुआ, उसकी आयु उसकी अगर आयु शेष रही इसमें, तो 11 से 10 में, 10 से 9 में, 9 से 8 में, और 7 में और 6 में आयु के शेष रहते, काल कर गया तो तक है, तब तक वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है। यहाँ पे आयु का वेट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी, यहाँ पे आयु का वेट नहीं किया, आयु पूर्ण हुई और काल कर गया तो 4th में चला गया, पर यहाँ पे जब तक आयुष्य नहीं पूर्ण होती तब तक जीव को इतने ही समय पे रहना है, क्योंकि जब जीव की आयु पूर्ण होगी तभी तो वो मोक्ष में जाएगा, आयुष्य कर्म को भोग कर ही वो मोक्ष में जाता है। तो 12th गुण स्थान से 13 में, 13 से 14 में, 14 से मोक्ष, इसमें देखना 12 है ना वो बहुत छोटा होता है, 14 का तो बहुत का अंतर मुहूर्त होता है, अंतर मुहूर्त काल होता है 12th गुण स्थान का, और 14 का बहुत माइन्यूट होता है। अब हमें अगर आयु पूर्ण करनी है तो हम कौन से गुण स्थान में करेंगे, तो वो बताया है 13 स्थान में जीव अपनी शेष आयु को पूरा भोगता है, और शेष आयु को भोगने के बाद, और सिर्फ इतनी सी 14 गुण स्थान जितनी उसकी मात्र आयुष्य रह जाती है, उस समय पे वो 13 गुण स्थान से 14 में आता है, 14 के काल करके, 14 का काल पूर्ण करके, मतलब उतने काल तक उस गुण स्थान में रह के, और फिर वो मोक्ष में जाता है। ठीक है, तो इसका फ्यूचर क्या है, उपशमक श्रेणी वाले का फ्यूचर है अवरोहण, डेफिनेटली वो 10, 9, 8, 7, 6 में जाता है, लेकिन शपक श्रेणी वाले का फ्यूचर क्या है, मोक्ष। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में देखते हैं कि कौन सा जीव आरोहण करते हुए अगर ये काल कर जाए तो सीधा 4th पूरा। आरोहण करता हुआ काल करे या अवरोहण करता हुआ करे, अगर वो श्रेणी में काल कर रहा है तो वो डेफिनेटली 4th में ही जाता है, क्या कोई सी भी श्रेणी में हो, मतलब श्रेणी में हो मतलब 8 से 10 वाले में, या फिर इसमें 8 से 10 वाले में, या फिर यहाँ पे 11 में। यहाँ पे 12th में तो काल करेगा ही नहीं, यहाँ पे 13th में भी काल नहीं करता, 14th में भी नहीं करता, मतलब 14 का काल पूर्ण होने के बाद, 14 के बीच में नहीं करता, जैसे 14 का जो ड्यूरेशन है वो पूरा हुआ और फिर जीव उसकी आयुष्य पूर्ण होती, क्योंकि वो 14 जितनी ही आयुष्य अपनी बचा के रखता है, और तब तक वो, जब तक 14 जितनी आयुष्य नहीं बचती उसके पहले पहले वो 13 तक में ही रहता है। ठीक है, अब कौन सा जीव है, कौन सा जीव है जो उपशमक श्रेणी कर सकता है, कौन सा शरीरी, तो बताया है अचरम शरीरी, क्योंकि जब हमने देखी थी ना, हमने वो जो 5 देखा था कि फर्स्ट भाव में 2 बार उपशम है, सेकंड भाव में भी 2 बार उपशम है, और थर्ड भाव वाला क्या है, शपक वाला है, ये देखा था ना हमने, ये उपशम वाला है, ये भी उपशम, ये वाला भी उपशम है, ये भी उपशम, और ये जो है, कोई कुछ डाउट पूछ रहा है क्या, ये जो है ये वाला शपक वाला है, किसी के कुछ डाउट है क्या? अच्छा, एक बार मैं ये वाला टॉपिक हो जाए, एक बार प्लीज, एक बार ये वाला टॉपिक हो जाए, फिर मैं बस छोटा सा ही, हमने देखो क्या देखा था, उपशम उपशम, सेकंड भाव में भी उपशम उपशम है,
में वो शपक है। तो ये थर्ड भाव है, ये शपक करने के बाद शपक का फ्यूचर, शपक श्रेणी वाले का फ्यूचर क्या होता है? मोक्ष होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भाव है उसका, ये उसका लास्ट भाव है। तो लास्ट भाव वाले को बोलते हैं चरम शरीरी। चरम शरीरी मतलब जिसका लास्ट भाव है, इसके भाव के बाद उसको संसार में नहीं भटकना है, इसी भाव में उसका क्या है? मोक्ष है। इसके बाद उसको कोई भी भाव में नहीं जाना है, मतलब उसको कोई भी भाव नहीं करना है। वो ऐसा जो जीव होता है जिसका फ्यूचर क्या है? मोक्ष, वो जीव कहलाता है चरम शरीरी जीव। ठीक है। और जो चरम शरीरी नहीं है, अब हमने देखा ये जो चरम शरीरी है वो तो डेफिनेटली शपक श्रेणी करके मोक्ष जाता है, पर जो उसके पहले के जो भाव है, जो चरम नहीं है, लास्ट भाव नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? अचरम शरीरी। वो उपशम श्रेणी वाले हो सकते हैं। अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी का आरोहण करते हैं। ठीक है। हाँ, ये हो गई हमारी एक बार उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी, उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी कंप्लीट हुई है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप लोग ले सकते हो, फिर हम डाउट पे आते हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं ना थोड़ा लेट हो गई आज ज्वाइन करने में, तो आप हम्म एक बार ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे क्या? एक बार हम लोग रिकॉल भी कर लेते हैं। देखो, इसके पहले हमारा जो बोर्ड पे था ना, उसमें हमने ये देखा था कि जीव एक भाव में मैक्सिमम, दोनों में से, मतलब मैक्सिमम नहीं, जीव एक भाव में वन टाइप ऑफ श्रेणी ही क्या कर सकता है? आरोहण कर सकता है, एक ही श्रेणी को चूज कर सकता है आरोहण के लिए, उपशमक या शपक। फिर क्या होता है, कितने टाइम कर सकता है? तो बताया कि शपक श्रेणी तो एक ही टाइम कर सकता है, क्योंकि शपक श्रेणी के बाद क्या होता है? मोक्ष होता है। तो शपक श्रेणी लास्ट भाव में ही होती है, शपक श्रेणी से डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा। तो शपक श्रेणी तो कर सकता है एक भाव में, पर उपशमक श्रेणी मैक्सिमम कितनी बार कर सकता है? तो ये आपको लर्न करना है कि मैक्सिमम एक भाव में 2 बार उपशमक श्रेणी का आरोहण होता है, कर सकता है जीव। और उसके बाद फिर बताया है कि कितने भावों में श्रेणी होती है। तो बोला है कि 1 2 3, मैक्सिमम तीन भाव में ही जीव क्या कर सकता है? श्रेणी का आरोहण कर सकता है। तो मैक्सिमम 3 भाव में करेगा, तो उन 3 भावों में से, मतलब हाँ, 3 भाव में अगर जीव श्रेणी का आरोहण करता है, तो लास्ट भाव तो उसके शपक में अलॉट हो गया, क्योंकि लास्ट भाव के बाद मोक्ष होता है, तो शपक श्रेणी के बाद ही मोक्ष होता है। तो शपक श्रेणी था कि एक भाव में मैक्सिमम दोनों में, मतलब एक भाव में दोनों में से कोई एक ही श्रेणी, तो इस भाव में ये वाली श्रेणी अलॉट हो गई, शपक श्रेणी। तो बच्चे, ये दोनों भाव जो हैं, ये इसके संसार काल के पहले के कोई भी भाव हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सेकंड लास्ट हो, थर्ड लास्ट हो। ये इसके बीच में जीव ने संसार, जैसे उपशमक श्रेणी चढ़ी और उसके बाद फिर वो संसार में भटक गया, फिर दूसरे भाव में वापस से उपशम श्रेणी 2 बार चढ़ा, फिर संसार में भटक गया, फिर उसका अंतिम भाव आया और उसने शपक श्रेणी करी। ठीक है। तो ये जो उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी वाले पॉइंट है, ये उपशम श्रेणी 2 भाव में, जो रिमेनिंग 2 भाव है अचरम शरीरी जीव के, जो 2 भाव है, उसमें एक भाव में मैक्सिमम 2 बार ही उपशम श्रेणी का आरोहण कर सकता है। तो इसमें हमने मैक्सिमम 2 बार अलॉट कर दिया, और इस भाव में भी वो मैक्सिमम 2 बार श्रेणी का आरोहण कर सकता है, उपशमक श्रेणी का। तो टोटल बताया है कि पूरे संसार काल में 3 भाव में ही क्या कर सकते हैं? श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। पर जो उपशमक और श्रेणी, तो पूरे संसार काल में 1 तो ये अलॉट है ही सही, उसके अलावा इस भाव में मैक्सिमम 2 बार, इस भाव में मैक्सिमम 2 बार, ऐसा करके टोटल 4 + 1 5 बार पूरे संसार काल में जीव श्रेणी का आरोहण कर सकता है। फिर हमने देखा था उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी क्या होता है। तो उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया मोहिनी कर्म की 21 प्रकृति। मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं? तो वो बताया था अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और 9 नौकषाय। ठीक है। ये जो 21 प्रकृति है, इन 21 प्रकृतियों का जीव उपशमन करता हुआ श्रेणी आरोहण करता है, श्रेणी पे चढ़ता है ऊपर ऊपर। तो वो उपशमन करता है, मतलब उपशमन करने का मतलब क्या होता है? अंतर मुहूर्त काल के लिए उदय आदि से अयोग्य कर देना, मतलब उसका उदय नहीं आने देना। आदि वर्ड में और भी प्रोसेस होती है जो आप आगे देखोगे। तो ये
सबसे मोटी मोटी चीज देखना, पर ये आदि वर्ड लिखना जरूर। जब आपको उपशमन की डेफिनेशन पूछेंगे तो आपको ये लिखना है, कर्म प्रकृति को अंतर मुहूर्त काल के लिए, पूरी प्रकृति की बात की गई है, हाँ, प्रदेशों को नहीं। कर्म प्रकृति को मतलब प्रकृति का अंश मात्र भी, प्रदेश मात्र भी उदय नहीं होता, टोटल पूरी प्रकृति को अंतर मुहूर्त काल तक के लिए। क्योंकि ये जो श्रेणी होती है ना, ये पूरी श्रेणी 10, 8, 9, 10, 11, ये पूरा जो काल होता है सब मिला के मैक्सिमम अंतर मुहूर्त होता है। मैक्सिमम ये वाला भी और ये वाला भी, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त के लिए ही जीव श्रेणी का आरोहण या श्रेणी का अवरोहण करता है। ठीक है, तो ये जो अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त काल तक के लिए उदय आदि के अयोग्य कर देना उपशमन कहलाता है। उपशमन का प्रोसेस का मतलब होता है कि अंतर मुहूर्त के लिए उस कर्म प्रकृति को क्या कर देना, उदय आदि के अयोग्य कर देना, मतलब उदय आदि वगैरह मतलब, नहीं। हाँ, आदि का मतलब दीदी यहाँ आदि पे का मतलब, मतलब और भी प्रोसेस होती हैं। आत्मा में बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं, अलग अलग टाइप के करण होते हैं, उन सभी वो सभी करण नहीं होने देना। ठीक है, वो यानी आदि की जो आप प्रोसेस है ना, वो आप ये आगे आगे उदय में देखो। यानी या उपशमन में छिप जाता है, यानी मतलब ये दब जाता है ना दब जाता है, उदय। अंदर दबा हुआ रहता है। जिस हाँ हाँ, मतलब उदय नहीं होगा। पानी में अगर राख घोल दी जाए, थोड़े टाइम के हाँ बाद वो राख बैठ जाती है, पर जी वो जी। राख जो बैठी हुई है, वो मन के भावों की, अध्यवसायों की मलिनता आने पर वापस से, मतलब जैसे ही अगर हिलोरे आए उस राख में, तो वो राख वापस उठ के पानी को क्या कर देती है, मलिन कर देती है। वो पानी वापस से वो ट्रांसपेरेंट पानी नहीं रह पाता। तो वैसे ही 11वें गुण स्थान में जीव आने के बाद कंपलसरी उसका जितना काल पूरा हुआ, उसके बाद वो कंपलसरी उसके भावों में मलिनता आती है, और वो वापस जो प्योरिटी हमको ऊपर की दिख रही थी, ऊपर से तो हमको पानी बहुत एकदम साफ सुथरा दिखता है, तो वो जो प्योरिटी ऊपर से दिख रही थी जो 11वें गुण स्थान में, वो प्योरिटी की वापस से इम्प्योरिटीज स्टार्ट हो जाती हैं, वो उतनी प्योरिटी वाला नहीं रहता, क्योंकि अंदर दबी हुई थी। और अगर हम टोटली उस जो बैठी हुई राख है उसमें से जो ऊपर का पानी है वो हटा के अगर हम एक तरफ रख कर देते हैं, या फिर बिना राख वाला पानी अगर हम लेते हैं, उसमें राख बैठने का सवाल ही नहीं, मतलब उसमें इम्प्योरिटी का सवाल ही नहीं होगा, वो एकदम प्योर वाटर होगा। तो ऐसा जो प्योर वाटर है जिसमें वापस कभी इम्प्योरिटीज आनी नहीं है, वो होती है शपक श्रेणी। ठीक है, वो वहां पे जो राख है उसके टोटल सत्ता खत्म कर दी गई है, वहां पे राख का प्रेजेंस ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया शपक श्रेणी, यहाँ क्षय पर कर दिया आग गया। कसाय हो गया क्या? हाँ, कषाय। कषाय मतलब मोहनी कर्म, कौन से कषाय की बात कर रहे हैं हम, हाँ, चारित्र मोहिनी मोहनी में तो कर्म। कषाय होते हैं। तो मतलब मोहनी, देखो मोटे रूप से कहें तो मोहनी कर्म, और डीप में जाए तो कौन से मोहनी, तो बताया दर्शन, सॉरी चारित्र मोहनी, दर्शन मोहनी की हम बात ही नहीं करते, दर्शन मोहनी की भी नहीं करते, और अनंतानुबंधी चतुष्क की भी नहीं करते। चारित्र मोहनी की बात कर रहे हैं, चारित्र मोहनी में भी अनंतानुबंधी संज्वलन। चतुष्क की नहीं करते, ओनली 12 टाइप ऑफ कषाय एंड 9 टाइप ऑफ नो कषाय। ठीक है, ओनली ऐसी 21 प्रकृति को हम बात करते हैं। तो इन 21 प्रकृति का उदय आदि से अयोग्य कर देना उपशमन कहलाता है, और आत्मा से उनके प्रदेशों को नहीं, उस पूरी प्रकृति को ही आत्मा से अलग कर देना क्या कहलाता है, उसका क्षय, उस प्रकृति का क्षय कहलाता है। ठीक है, फिर आता है कौन से जीव, मतलब वो जीव जब इस प्रोसेस में होते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो 8 से 10th गुण स्थान वाले जो जीव होते हैं, अगर वो अपने मोहनी कर्म के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, मोहनी कर्म की प्रकृतियों को क्या कर रहे हैं, उदय से अयोग्य कर रहे हैं, अगर वो दबा रहे हैं, उपशमन कर रहे हैं, तो वो जीव उपशमक कहलाते हैं। और अगर 8th से 10th के दौरान वो अपने मोहनी कर्म को क्या कर रहे हैं, क्षय कर दिया, मतलब उनको क्षय करते, धीरे 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 करके क्षय कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस उनकी, वो जीव क्या कहलाता है, शपक, शपक जीव कहलाता है। फिर गुणस्थान कौन कौन से होते हैं, तो उपशमक श्रेणी के गुणस्थान होते हैं 8th से 10th तक, और शपक श्रेणी के भी 8th से 10th तक होते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि 10th गुणस्थान के अंतिम समय में क्या होता है, उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, उसके पहले तक उपशमन किया ही जाता है, करते ही रहते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बताया था कि 8th से 10th तक जो उपशमक जीव है, वो 8th गुण स्थान में कोई भी जो 21 प्रकृति है उनका ये उपशमन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। वहां पे जो हमने 5 टाइप ऑफ अपूर्व करण देखे थे, वहां पे वो प्रोसेस चलती है, पर वहां पे उपशमन स्टार्ट नहीं होता 8th गुण स्थान में। पर फिर भी 8th गुण स्थान को श्रेणीवर्ती ही लिया है, और उस जीव को उपशमक जीव ही कहा है, जस्ट बिकॉज इन फ्यूचर वो यही करने वाला है।
मतलब 8 गुण स्थान में अभी वो है, पर उसका फ्यूचर क्या है? देखो, दो टाइप के जीव हैं। एक टाइप का जीव ऐसा है जो कंपलसरी फ्यूचर में जाके अपनी 21 प्रकृतियों का उपशमन करेगा, और दूसरा जीव है जो कंपलसरी अपनी फ्यूचर में जाके आगे उसको क्या करना है, अपने प्रकृतियों को क्षय करना है। तो जो फर्स्ट वाला जीव है उसको हम उपशमक नाम देंगे, सेकंड वाले को हम शपक जीव नाम देंगे। भले ही वो अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, पर फ्यूचर में उनका यही है, मतलब ये चरम शरीरी अगर है कोई जीव, तो चरम शरीरी 8 गुण स्थान में है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो शपक श्रेणी का आरोहण ही कर रहा होगा। मतलब 8 अगर चरम शरीरी है, 8 गुण स्थान में है, भले ही उसने अभी प्रकृतियों का क्षय या उपशमन की प्रोसेस कुछ भी नहीं करी, उपशमन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी, या फिर वो क्षय भी नहीं करता जा रहा है, पर वो जीव अभी लास्ट गुण स्थान, मतलब लास्ट भाव में चरम शरीरी है, पर और फ्यूचर में जाके वो क्या करना है, उसको मोक्ष पर जाना है। तो 8 गुण स्थान में है, मतलब वो शपक श्रेणी का आरोहण कर रहा होगा और वो शपक जीव कहलाएगा। ठीक है, फिर गुणस्थान की अपेक्षा कहा था 8 से 10 तक है, क्योंकि 10th के अंतिम समय में क्या होती है, उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, और 10th के अंतिम समय में उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण हुई, वैसे ही अगले ही समय में जीव 11th गुणस्थान में चल जाता है। 11th गुणस्थान में जाते ही जो उपशमन की प्रक्रिया आखिरी समय में पूर्ण हुई थी, 10th के अंतिम समय में, इसीलिए इसको कहा है 10th तक के गुणस्थान को उपशमक गुणस्थान, उपशमक श्रेणी वाला गुणस्थान कहा है। और यहाँ पर 10th के जस्ट अगले समय में जीव 12th में चला जाता है, क्योंकि 10th के अंतिम समय तक ही सत्ता रहती है, जब तक जीव के थोड़ी सी आंशिक रूप में, मतलब प्रदेश, एक भी प्रदेश अगर उस प्रकृति का आत्मा में प्रेजेंट है, प्रेजेंट होना, उसकी प्रेजेंस, उसका एग्जिस्टेंस, वही कहलाता है सत्ता। सत्ता मतलब आत्मा में वो कर्म की एग्जिस्टेंस है, अभी वास्तव में वो कर्म उस आत्मा में है, भले ही वो थोड़ा से प्रदेश में क्यों ना हो, पर वो कर्म है, तो उसकी सत्ता है। तो 10th गुणस्थान के अंतिम समय में ही सत्ता रहती है किसकी, इन चारित्र मोहनी कर्म की, मतलब इन 21 में से धीरे 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 निकालता भी गया हो, क्षय भी करता गया हो। और एक बात और, जो शपक श्रेणी है, शपक श्रेणी वाला जीव जो क्षय करता है ना, वो सिर्फ 21 प्रकृति का ही नहीं करता, सिर्फ करता, इनका तो कंपलसरी करता है, पर उसके साथ साथ में दूसरी भी प्रकृति को उसकी सत्ता से आत्मा को रहित करता जाता है। ठीक है, पर ये प्रोसेस जो मोहनी चारित्र मोहनी कर्म की सत्ता कब तक रहती है, तो 10th गुणस्थान के अंतिम समय तक ये चारित्र मोहनी कर्म की सत्ता रहती है, और 10th गुणस्थान के अगले ही समय जीव सत्ता से रहित हो जाता है। मतलब वो 11th में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 11th में तो उसकी सत्ता प्रेजेंट थी, उसके सिर्फ दबाए हुए थे। तो जब सत्ता से रहित अवस्था, तो वो किस में चला जाता है, जब जैसे उसकी आत्मा के सत्ता से रहित हो जाती है कर्म प्रकृति के, तो वो जीव क्या हो जाता है, 12th गुण स्थान में चला जाता है। और 12th गुण स्थान की अवस्था, ये जो श्रेणी है, ये 8 से 10th वाले अगर उपशमन करते हुए आरोहण कर रहे थे श्रेणी का, उनका फ्यूचर क्या है, वो कंपलसरी 11th में जाएंगे, क्योंकि उनने उपशमन करा है। और उपशमन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनकी अवस्था हो गई उपशांत अवस्था, उनका जो मोहनी कर्म है वो उपशांत हो चुका है टोटली, उस अवस्था को कहते हैं उपशांत अवस्था। तो मोहनी कर्म की उपशांत अवस्था मतलब 11th गुण स्थान। 11th गुण स्थान का नाम है उपशांत मोह गुण स्थान। और 12th गुण स्थान होता है क्षीण मोह गुण स्थान, मतलब क्षय कर दिया जाता है सत्ता, मोहनी कर्म की, मोहनी कर्म की सत्ता से आत्मा को रहित कर दिया जाता है। आत्मा में अंश मात्र भी, प्रदेश मात्र भी मोहनी कर्म का क्या नहीं होता, सत्ता नहीं, मतलब एग्जिस्टेंस नहीं होता आत्मा में। फिर बताया है कि ये जो 11th गुण स्थान तक जीव आ गया, अब उस जीव का फ्यूचर क्या होना है, चढ़ते चढ़ते श्रेणी आरोहण करते करते 8 9 10 11 तक तो आया, पर कंपलसरी उसका 11th में आने के बाद उसका जो फ्यूचर है वो अवरोहण ही है। श्रेणी पूर्वक अवरोहण, मतलब श्रेणी अवरोहण होता है, क्रम पूर्वक वो नीचे गिरता है। कब तक गिरता है, 6th गुण स्थान तक तो कंपलसरी वो गिरता ही गिरता है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में वो आपस चढ़ जाए। ठीक है, 11 से 10 में जाएगा, 10 से 9 में जाएगा, 9 से 8 में जाएगा, 8 से 7 में जाएगा, 7 से 6 में जाएगा, यहाँ तक तो कंपलसरी वो 11 से 6 तक तो आता ही आता है। इसको बोलते हैं श्रेणी अवरोहण। और इस वाले का शपक श्रेणी वाले में जो चढ़ रहा था 8 से 10th वाला जीव था, जो अपने कर्मों को क्षय कर रहा था, वो उसका फ्यूचर क्या होता है, तो उसका फ्यूचर होता है मोक्ष। किस प्रकार मोक्ष होता है, 12th में आया था, 12 से 13 में जाता है, 13 से 14 में जाता है और मोक्ष होता है। अब यहाँ पे तो आयुष्य पूर्ण हुई नहीं हुई बात फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आयुष्य नहीं पूर्ण, आयुष्य पूर्ण हो गई तो 4th में चला जाएगा, आयुष्य पूर्ण नहीं हुई तो वो गिरता गिरता जाएगा। पर यहाँ पर उसके मोक्ष जाने का टाइम फिक्स्ड है,
उसको जब मोक्ष जाना है तो वो आयुष्य को कम ज्यादा नहीं कर सकता उस समय पर। तो ये जो आयुष्य को कम ज्यादा नहीं कर सकता मतलब जितनी आयु है उतना भोगना पड़ेगा। तो 12th गुण स्थान का अंतर्मुठ काल होता है। 14 का भी उन दोनों में तो फिक्स्ड काल होने के कारण जीव नहीं टाइम रहता है अपने आयुष्य के अकॉर्डिंग। तो वो 13 गुण स्थान में जितनी उसकी रिमेनिंग आयु होती है वो 13 गुण स्थान में रहते हुए वो रिमेनिंग आयु को क्या करता है, पूरा करता है। और फिर उसके बाद सिर्फ 14 गुण स्थान जितनी उसकी अगर आयु रह जाती है उतनी सी आयु बचा के वो 13 से 14 में आता है, 14 की उतनी आयु भोग के और वो मोक्ष में चला जाता है। तो अब हमने जब ये प्रोसेस देखी थी इसमें हमको पता चला था कि लास्ट भव किसके लिए अलॉटेड है, शपक श्रेणी के लिए। शपक श्रेणी के लिए अलॉटेड है मतलब शपक श्रेणी वाला जीव कौन सा होगा, तो वो होगा चरम शरीरी, क्योंकि फ्यूचर उसका क्या है, मोक्ष है। और लास्ट वाला भव अगर शपक श्रेणी के लिए अलॉटेड है तो इस भव में वापस उपशमक श्रेणी जीव नहीं कर सकता। तो सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इनफाइनाइट मतलब कितना भी लास्ट हो, पर वो फर्स्ट और सेकेंड के जो भव हैं श्रेणी और आरोहण के, श्रेणी आरोहण के जो उसके पूर्व के दो भव है वो अचरम शरीरी वाले ही होते हैं। ये हो गया शरीरी। कौन से शरीरी जीव श्रेणी उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं, तो बताया अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी का आरोहण करते हैं। अब इसमें एक बात और रह गई थी, हमारा 9th गुण स्थान का एक पैराग्राफ रह गया था। उपशमक जीव इस गुण स्थान में, ठीक है, उपशमक जीव की बात की गई है 9th गुण स्थान में। उपशमक जीव इस गुण स्थान में संज्वलन लोभ को छोड़कर, संज्वलन लोभ की हमने बात एक्सेप्शन में करी है, संज्वलन लोभ को छोड़कर चारित्र मोहनी कर्म की शेष सभी उत्तर प्रकृतियों का उपशमन कर देते हैं। ठीक है, शपक श्रेणी जीव, शपक जीव इस गुण स्थान में संज्वलन लोभ को छोड़कर चारित्र मोहनी की शेष सभी उत्तर प्रकृतियों को क्या कर देते हैं, क्षय कर देते हैं। 9th गुण स्थान की बात, 8th गुण स्थान में हमने देखा 8th गुण स्थान में ये कुछ भी नहीं कहा, उपशमन और क्षय की प्रोसेस कुछ भी नहीं कहा। 8th गुण स्थान में हमने बोला ना कि जिस प्रकार राजा फ्यूचर में राजा बनने वाला होता है, अगर कोई युवराज या फिर कोई राजकुमार, उसको भी हम राजा के योग्य ही समझते हैं, राजा के ही नाम एक तरह से पुकारते हैं, उसी रेस्पेक्टफुल प्लेस में उसको रखते हैं। तो वैसे ही 8th गुण स्थान वर्ती जीव को भी हम क्या बोलते हैं, श्रेणीवर्ती ही बोलते हैं। 8th गुण स्थान को श्रेणीवर्ती गुण स्थान ही बोलते हैं और 8th गुण स्थान वाले जीव को उपशमक या शपक जीव ही बोलते हैं। अब जब 8th में ये सब नहीं होता तो ये प्रोसेसिंग जो होती है वो किस में होती है, तो वो होती है 9th गुण स्थान में। 9th गुण स्थान का नाम क्या देखा था, अनिवृत्ति बादर। ठीक है, अनिवृत्ति बादर गुण स्थान मतलब बादर वर्ड है तो वहां पर बादर कषाय का उदय रहता है। बादर कषाय का उदय है, इसीलिए जो सूक्ष्म कषाय है, कौन सा सूक्ष्म मैंने बताया था उस दिन, क्रोध मान माया, ये तो बादर कषाय की ही बात करते हैं। और लोभ में हम बोलते हैं बादर कषाय। 9th गुण स्थान में बादर लोभ का उदय रहता है, सूक्ष्म लोभ का उदय, सॉरी 9th तक चारों का ही उदय रहता है। 9th के बाद इन तीनों का जो उदय है वो रुक जाता है। 10th गुण स्थान में ओनली एंड ओनली सूक्ष्म लोभ का ही उदय रहता है। ठीक है, और इसीलिए 9th गुण स्थान में भी हम उस सूक्ष्म लोभ से, मतलब सूक्ष्म लोभ मतलब संज्वलन लोभ की बात की गई है, संज्वलन वाला जो सूक्ष्म लोभ होता है उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि 10th गुण स्थान में उसका उपशमन या फिर क्षय जो भी होना है, मतलब 10th गुण स्थान में उसका उदय रहता है संज्वलन लोभ का। इसीलिए 9th गुण स्थान में क्या होता है, 9th गुण स्थान में संज्वलन लोभ के अलावा जितनी भी प्रकृति होती है उन सभी प्रकृतियों को 9th गुण स्थान में क्या कर देता है, यहाँ पे 9th गुण स्थान शपक जीव है तो क्षय करता है। ठीक है, इतना समझ में आया, ये 9th गुण स्थान में ये प्रोसेस होती है। और 10th के अंतिम समय में संज्वलन लोभ का भी उपशमन हो जाता है, तब उसका भी उदय नहीं बचता और यहाँ पर उसकी भी सत्ता से, उसको अंतिम समय तक की ही उसकी सत्ता रहती है, उसके बाद फिर उसको सत्ता से रहित कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों टाइप की श्रेणी भी हमने डिस्कस कर ली, प्लस 8th और 9th गुण स्थान के भी पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब फिर हम 10th गुण स्थान में बहुत इजीली, अब जब हमने ये पढ़ लिया ना तो 10th 11th 12th को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक बार वापस से हम 10th जब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो फिर इसको एक बार लेने के भाव है, ताकि वो समझ में आ जाए, आप लोगों को वापस से ये चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो दीदी आज आप इसमें बताएं ना 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हैं, तो 21 प्रकृतियों का उपशमन तो 7th गुण स्थान में ही हो जाता है ना, अप्रमत्त संयत जब ग्रहण करते हैं तो नहीं, ऐसा फिर तो ये कहीं ना, पर
ऐसा कहाँ सेवन में पर तो पढ़ा? सेवन में तो अप्रमत्त संयत रहता है ना, प्रमाद और सभी खत्म हो जाते हैं, कसाय और, तो फिर ये 21 प्रकृतियां यहाँ पर 9th 8 9 में कैसे दिखा रहे हैं? वहां पे जो कषाय है ना, वो कषाय का बाहरी रूप से बताया जाता है, वहां कषाय में इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। यहाँ पे तो आत्मा में ही उसका उदय नहीं बचता। मतलब संज्वलन, आप सोचो ना, संज्वलन कषाय जो है, कोई कितनी ही अप्रमत्त अवस्था में हो, लेकिन उसके अंदर भगवान ने फरमाया कि उसके अंदर क्रोध मान माया लोभ रहता है। अप्रमत्त अवस्था भले ही ऊपर से दिख रही है या फिर अंदर से भी वो अप्रमत्त है, लेकिन वो अप्रमत्तता बाहरी शांति है, अंदर से उसके कषाय प्रेजेंट रहते हैं, कषायों का उदय रहता है। और वो कषायों का उदय उसके 9th गुण स्थान में रुकना स्टार्ट होता है, या तो वो मतलब उपशम करता हुआ जाता है या फिर क्षय कर देता है, वो धीरे धीरे 9th गुण स्थान में होता है। 7th 8th में भी अप्रमत्त अवस्था होने के बावजूद भी उसके अंदर कषाय तो रहते ही रहते हैं। जो निवृत्ति बाधक गुण स्थान, ये सब में सभी साधु ही रहते हैं क्या, ये 8 9 गुण स्थान वाले? हाँ, 6th एंड अबव सभी साधु होते हैं। हाँ, तो संजलन और जो कसाय बताए ना संजलन में, तो ये संजलन वाले तो ये संयम ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर 8 9 में कैसे आएंगे वो? ऐसा निर्मल किसने कहा? चारित्र, संजलन माया है जिससे शुद्ध निर्मल चारित्र अच्छा, शुद्ध निर्मल चारित्र की प्राप्ति शुद्ध नहीं होती। नहीं होगा ना, उनके दोष लगते हैं, दोष लगते हैं अच्छा, संज्वलन कषाय के कारण। शुद्ध हाँ, निर्मल साधु है चारित्र लेकिन कौन सा शुद्ध होता नहीं। है? शुद्ध निर्मल चारित्र होता है ये वाला, 12 13 14 गुण स्थान वाला। 10th तक भी शुद्ध निर्मल चारित्र नहीं होता, दोष लगते ही रहते हैं 10th गुण स्थान तक के जीव में भी। अच्छा, पर जब जैसे ही उनकी सत्ता मोहिनी कर्म की संज्वलन लोभ की भी खत्म हो जाती है, तब वो 12th में आ जाते हैं। और 12th में आने पर उनका यथाख्यात चारित्र बोलते हैं। यथाख्यात चारित्र मतलब शुद्ध संयम, बिल्कुल निर्दोष संयम, वहां पे दोष आंशिक रूप से भी दोष नहीं लगता। 12th 13 14 गुण स्थान होते हैं वो, संज्वलन लोभ से रहित, संज्वलन कषाय से रहित। ठीक है, दीदी मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है। एक बार हम जैसे क्लास एंड करते हैं, फिर हम डाउट लेते हैं ना। हाँ, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। एक बार अब हम डाउट ले सकते हैं। मैं पूछूं दीदी क्वेश्चन? हाँ, पूछो ना। जैसे कोई जीव 10th गुण स्थान में पहुंचा और वो काल कर गया, तो उस हम्म, वो कर सकता है ना, वैसा काल कर सकता है 10th में पहुंचा और, हाँ हाँ, तो वो फिर जैसे उसको अगला भाव मिला, तो वो 10th उसमें ही रहेगा कि कुछ भी हो सकता है? अगले भाव में वो कंपलसरी 4 में जाता है, 10th से उतर के 4 में जाएगा वो। अच्छा, तो ये वो अगला भाव मतलब क्या होगा? बताओ आप ही। टॉप क्वालिटी का अगर कोई संयत है, साधु है, वो काल किया, उस अंतिम समय में उसके 10th गुण स्थान वाले भाव है, इतनी विशुद्ध हम्म लेशिया है, उस समय उसकी लेशिया भी क्या होगी? अच्छी होगी। वो हम्म देवलोक में ही जाता है, श्रेणी के जितने अच्छा, भी गुण स्थान वाले, तो ऊपर के गुण मनुष्य नहीं स्थान बनेगा वाले, वो, मनुष्य नहीं बन वो सकता वो? मनुष्य नहीं बनेगा, देवता ही बनता है वो। अच्छा, तो फिर मतलब उसको फिर से वापस ये क्वालिटी लानी पड़ेगी अपने में यहाँ पे पहुंचने के लिए? देवता में तो ला ही नहीं सकता, वो देवता की हाईएस्ट अच्छा, क्वालिटी 4th गुण स्थान है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो 4th में ही रह जाएगा? में ही रहेगा, मतलब 4th में भी अगर उसके भाव अच्छे रहे तो वो 4th में रहेगा, अगर वापस मिथ्यात्व के भाव आ गए तो वो 1st में भी गिर सकते हैं। अच्छा, उसको फिर से जब मनुष्य का वो मिलेगा, फिर से वो मतलब वापस गुण हाँ स्थान प्राप्त कर सकता है? हाँ। और जैसे क्या बोलते हैं 12th केवल ज्ञान हुआ उनको, तो कौन से हम्म, गुण स्थान में? 14th में होगा केवल ज्ञान? 13 में होता है, मतलब 12th गुण स्थान। देखो क्या होता है, 10th गुण स्थान में मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां है ना, वो टोटली आत्मा से निकाल दी जाती है 10th गुण स्थान के अंतिम समय तक रहती है, और अंतिम हम्म समय के नेक्स्ट समय, जस्ट 10th के एंडिंग होने के जस्ट नेक्स्ट समय वो प्रदेश नहीं रहते आत्मा में, मोहिनी कर्म हम्म के। तो वो किस में आता है? 12th गुण स्थान में आता है। पर हम्म 12th गुण स्थान में पूरे समय जितना अंतर्मुहूर्त काल 12th गुण स्थान का होता है, उस समय के मतलब 12th गुण स्थान का पूरा अंतर्मुहूर्त काल रहने के बाद अंतिम समय, 12th के अंतिम समय में जीव क्या करता है? अंतिम समय तक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, मतलब
मोहिनी का है ना 12th गुण स्थान में ओनली मोहिनी का ही क्षय हुआ हाँ है ना। तो 10th के अंतिम समय तक 8 कर्म थे। 12th के अंतिम समय तक क्या होता है, 12th के फर्स्ट समय में तो 7 कर्म है, और 12th के पूरे गुणस्थान जितना देर तक वो 12th गुणस्थान में रहता है अंतर्मुहूर्त काल तक, उसके 7 कर्म रहते हैं। और 12th के अंतिम समय में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय रहता है, और फिर वो क्षय कर देता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय को तीनों को एक साथ क्षय कर देता है 12th के अंतिम समय के बाद। और जब 12th के अंतिम समय के बाद जैसे ही ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी का क्षय हुआ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय तीनों का एक साथ क्षय। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का क्षय मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो 13 गुण स्थान के फर्स्ट समय से ही जीव को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है। अच्छा, फिर मतलब उसके बाद वो कितने समय तक रह सकते हैं? जैसे केवल ज्ञान हुआ तो 14th हुआ, और 14th होने के बाद तो फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष निश्चित है। 13th में आते ही उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, और हाँ 13 मैंने बताया ना 13 में शेष आयु करता है वो अपनी पूरी जितनी भी उनकी रहती है। अच्छा, और वो लंबे अपनी समय भी हो सकता है और कम समय भी हो सकता है। बिल्कुल कितना ही हो सकता है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम स्थिति क्या है भूल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं 1 करोड़ पूर्व में कुछ अच्छा। था, है ना। 1 करोड़ पूर्व की मैक्सिमम आयु रह सकती है चरम शरीरी जीव की। तो उसमें भी जो 1 से लेकर 12 तक का गुण स्थान है उतना काल माइनस कर दो, और 14 गुण स्थान का भी काल माइनस कर दो, और 8 इयर्स के बाद ही वो संयत बन सकता है, तो 8 इयर्स वो भी माइनस कर दो, ऐसे काउंट करते हैं। तो मैक्सिमम इतना काल वो 1 करोड़ पूर्व के लगभग मतलब काउंट होता है। 1 करोड़ पूर्व जितने काल तक 13 गुण स्थान में रह सकता है। 1 करोड़ पूर्व से थोड़ा सा कम रहता है, वो एग्जैक्ट मेरे को ध्यान में नहीं। मैडम जय जिंद से एक है ना, जो आपने अभी 10वें स्थान में बताया ना, 10वें में कोई काल कर जाता है। हेलो हाँ, हेलो, एक बार ना तो किसी 10वें का में डाउट कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप लोग नेक्स्ट डाउट लिया करिए। हाँ नहीं, जैसे 10वें में आपने बताया ना भी 10वें में काल कर जाता है, तो वो चौथे गुणस्थान में आता है ना। और चौथे मान लो सपोज अब वो बाद में मान लो आप कहते हो देवता में तो कोई मोक्ष में जा नहीं सकता, तो वापस या तो मनुष्य में जन्म लेगा, जब भी लेगा तभी वो वापस 10वें में रहेगा, वापस उसके नए भाव बनेंगे, फिर नए नहीं नहीं गुणस्थान नहीं, आएंगे सारे। वापस नई हैं? प्रोसेस होती है। मतलब वो सब बेकार गए 10वें गुणस्थान तक जो काम किया उसने। बेकार तो कुछ नहीं गया, मोक्ष के तो निकट ही ले गया वो। अच्छा, बेकार मतलब उसकी मतलब बेकार तो नहीं गया। श्योरिटी नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो अच्छा कर्म करेगा जाएगा, कंटिन्यू रखेगा तो। हाँ, अभी जो जिसका पहले डाउट चल रहा था उनका हुआ क्लियर, जी जी जी, है ना। धन्यवाद। ठीक, और किसी के कोई डाउट है, क्लास एंड करें। ठीक है, सभी को जय समय जिनेंद्र। आना। हाँ सर बोलिए। अच्छा ठीक ठीक, जय जय जिनेंद्र, समय जिनेंद्र।